नमस्कार दोस्तों, फाइनली 2023 का बजट आज वित्त मंत्री महोदया ने संसद में पेश कर दिया है। जहां तक मेरा मानना है एज ए टैक्स कंसल्टेंट, इस बार का बजट कुल मिलाकर अच्छा बजट है। देश के जो भी प्रत्येक सेक्टर्स हैं उनका ध्यान इसमें निश्चित रूप से रखा गया है। और हम शुरू करते हैं अगर टैक्स से, तो टैक्स के दो स्लैब हमारे यहाँ पिछले साल से ही चल रहे थे, नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था। अब इस बार किया क्या है, देखिए, पुरानी व्यवस्था में भी चेंज किया है और नई व्यवस्था में भी चेंज किया है। पुरानी व्यवस्था के तहत आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता था और 5 लाख रुपए, 2.5 और 5 के बीच में 5% और 10% का स्लैब था। अब किया यह है कि उस 2.5 को बढ़ा करके सरकार ने 3 लाख कर दिया, यानी कि 50,000 की छूट तो मिली आपको पुरानी कर व्यवस्था में, टोटल इनकम में। ठीक है, पहले अगर आपका कर बनता था तो मिनिमम 12,500 रुपए बनता था। आज सरकार ने क्या कहा है आपसे कि अगर आप नई व्यवस्था में आते हैं तो आपको टोटल 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई कर नहीं देना है। अब आप लगातार टीवी में देख रहे होंगे कि भाई 3 से 6 लाख रुपए में इतना टैक्स और 6 से इतना टैक्स, ये सब क्या कंफ्यूजन है। एक्चुअल में कंफ्यूजन ये नहीं है, कर की गणना तो पहले भी 2.5 लाख से 5 लाख तक होती थी और आज भी होगी, लेकिन सेक्शन 87 के तहत पहले भी छूट मिलती थी, आज भी मिलेगी। अब सरकार ने ये कहा है कि अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख तक है और आप नई कर प्रणाली में आते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सिंपली ये समझ लीजिए, पिछले साल भी यही था। अगर आप नई कर प्रणाली के तहत टैक्स भरते और सरकार कह रही कि टोटल आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना था। अब हुआ क्या है, अगर आप पुरानी कर प्रणाली में बने रहते हैं अब भी, तो अब आपको जो कुल लाभ मिलने हैं वो कम हो जाएंगे निश्चित रूप से। नई कर प्रणाली आपको अब ज्यादा लाभ दे रही है अगर आपकी टोटल आय 6-7 लाख से ज्यादा है तो। ठीक है, तो अब होना वो कैसे होगा, देखिए, पहले क्या होता था, आपके सामने जो विकल्प थे वो छूट के थे। जैसे 80C की छूट थी आपके पास 1.5 लाख की, हाउस लोन की छूट थी 2 लाख की, उसके अलावा आपके पास मेडिक्लेम की छूट थी 25,000 रुपए की, और उसके अलावा NPS की छूट थी हमारे पास 50,000 रुपए की, नेशनल सेविंग जो स्कीम है, पेंशन स्कीम। तो कुल मिला के आप ये समझिए 4-4.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करते थे पूरे साल में, और जिसकी जो टैक्स में छूट मिलती थी अप्रॉक्स 27,500 से 28,000 रुपए की छूट आपको मिलती थी। ठीक, लेकिन ये तब है जब अगर आप 10 लाख रुपए की इनकम ब्रैकेट में रिटर्न भर रहे हैं। अगर आपके आय आज 10 लाख रुपए है और आप नई कर प्रणाली में आते हैं तो आपको लगभग 60,000 रुपए की छूट मिल रही है। तो पहले 27,500 रुपए, अब 60, अगर आप माइनस करेंगे तो 32,000 रुपए के आसपास, 30-32,000 रुपए का लॉस है पुरानी व्यवस्था में जाने में। ठीक है, अब आप देखिए क्यों लॉस है, क्योंकि पहले जो टैक्स स्लैब थे वो 10% से शुरू था, फिर 20%। अब जो टैक्स स्लैब है 7 लाख तक नील है, फिर 5% में है आप, तो इसलिए जो आपको कर बन रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब नई व्यवस्था में होगा ये कि आपको किसी तरीके की कोई छूट नहीं मिलेगी, ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना 80C मिलेगा, ना NPS मिलेगा, ना आपको मेडिक्लेम का कोई छूट मिलेगी, लेकिन 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 7 से आगे पहला स्लैब होगा 5% का, पहले पहला स्लैब था 10% का। ठीक, तो ये तो रही टैक्स की बात। तो आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से नए कर प्रणाली की ओर लोग जाएंगे, ये तो तय हो गया थी। पिछले साल तक अगर आपने नई कर व्यवस्था का ऑप्शन चुन लिया था तो आप पुरानी में नहीं जा सकते थे इनकम टैक्स में, लेकिन इस बार क्या कर दिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप नेक्स्ट ईयर रिटर्न भरेंगे, इस जो कमिंग ईयर आ रहा है, तो इस ईयर का आप ध्यान रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट नई वाली व्यवस्था में ही आपका रिटर्न तैयार होगा, बाय डिफॉल्ट होगा नई वाली व्यवस्था में। अगर आपको पुरानी व्यवस्था लेनी है तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि जी मुझे पुरानी व्यवस्था में टैक्स भरना है, तो उसके लिए एक छोटा फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है, जैसा आपने पिछली बार नई व्यवस्था में जाने के लिए किया था। मोदी सरकार ने जब दूसरा टर्नओवर आया था तो उन्होंने कहा था कि जो इनकम टैक्स अपील्स हैं वो भी फेसलेस होंगी। उसके लिए हमारे यहाँ अधिकारियों की थोड़ा कमी थी, जिस वजह से पिछले 2-3 सालों से अपील पेंडिंग थी। इस बार सैकड़ों अधिकारी उसके लिए नियुक्त कर दिए गए, स्पेशली
और उनको कहा गया है कि जल्द से जल्द इन मैटर्स को आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा काम इनकम टैक्स की दृष्टि से हुआ है। मैं अपने प्रदेश की भी बात करूं, मोटे अनाज, मछली पालन और दूध पालन, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए एक भारी भरकम बजट की व्यवस्था इस बार की गई है, तो जिसका सीधा फायदा हमारे किसानों को और खेतीहर लोगों को होगा। जो सरकार वर्तमान में है, इनका विशेष फोकस है महिला सशक्तिकरण पर। उसका असर इस बार की बजट में भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने जो महिला सम्मान पत्र एक इस बार लॉन्च किया है, महिला सम्मान सेविंग पत्र हम उसको कह रहे हैं। और उसमें हुआ यह है भाइयों कि 2 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट इस पत्र के तहत कर सकते हैं। ये कुछ उसी तरह का होगा जैसे किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC आती थी। तो अब आप महिला सम्मान पत्र जो आप खरीदेंगे, अभी वो लॉन्च होगा, वो 2 लाख रुपए तक का होगा। खास बात क्या है उसमें, 7.5% का इंटरेस्ट आपको उस पर मिलेगा बैंक से, जहां से भी सरकार बैंक से पोस्ट ऑफिस जो भी प्रोवाइड कराएगी। तो 7.5% का हेल्दी अमाउंट आज के दौर में इंटरेस्ट उसमें मिलने जा रहा है। तो ये एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है इस बजट में। और अगर मैं बहुत जल्दी से आपको बताऊं कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि इस बार जो खास बात है उसमें मोबाइल्स जो है सस्ते हुए हैं, साइकिल सस्ती हुई है, टीवी सस्ते हुए हैं, खिलौने सस्ते हुए हैं। और जो सबसे खास बात हमारे उत्तराखंड या मैं जहां रह रहा हूं रुद्रपुर के लिए बताऊं, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में फायदा हुआ है, चीजें सस्ती हुई हैं। इससे हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र को फायदा होने जा रहा है। बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, ये सब सस्ती हुई हैं। और महंगा क्या हुआ है, महंगा हुआ है सिगरेट, जो पिछले 2-3 साल से पहली बार जिसमें रेट बढ़े हैं। शराब, वाइन महंगी हुई है। सोना और चांदी जो विदेश से आता है, आयातित सोना चांदी के बने हुए गहने महंगे हुए हैं। और पीतल ये महंगा हुआ है। इसके पीछे भी सरकार की शायद मुझे ऐसा लगता है ये मंशा है कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा महंगा किया जाए, ताकि हमारे जो लोकल भारत के जो लोग हैं उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले, वो लोग उस पर काम करें। क्योंकि सोना चांदी सीधे महंगा नहीं हुआ है, आयातित उसमें वर्ग जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा कपड़ा सस्ता हुआ है और LED टीवी वगैरह सस्ते हुए हैं, मोबाइल। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि मोबाइल का हब हमारे यहाँ बन रहा है लगातार। आप देख रहे हैं मोबाइल का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। आईफोन भी हमारे यहाँ आ गया है अब, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सस्ता किया गया है। और जो चीज़ें लगातार लग्जरी आइटम्स में हैं उनमें कोई बात नहीं, दारू है, सिगरेट है, ये सब महंगी भी होती है। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये सब तो थी अच्छी अच्छी बातें जो आप लगातार बजट में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मेरा जो एक व्यू है इस बजट को लेके वो थोड़ा अलग भी है। इस बजट में अब जो नई कर प्रणाली आई है ना, नई कर व्यवस्था जिसमें टैक्स की छूट ज़्यादा होने वाली है, उसके बाद होगा क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब आपकी सारी छूटें समाप्त हो जानी है, समाप्त इन द सेंस कि उसका कोई फायदा नहीं रहना है, आपको नई कर प्रणाली में मिलना ही नहीं है, तो जो हमारे भारत में आम लोग बचत करते हैं उससे लोगों का रुझान कम होगा। और हमारे देश की GDP में, या यूं कहिए कि देश में जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाती है वो बहुत बड़ा एक अमाउंट आता है बड़ी बचत योजनाओं से, कर के साथ साथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या और प्रशासन जो है, पोस्ट ऑफिस और तमाम लोगों को बचत योजनाओं पर जोर देने के लिए कहता है, बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं भाई एक FD करो 50,000 की, या ये एक LIC करो, या ये खरीदो। तो सरकार का जोर था इस पर। लेकिन अब आप सोचिए, जब आप 4-4.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 27-30 हज़ार रुपये का टैक्स बेनिफिट के लालच में हम लोग वो कर रहे थे, वो चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है बचत योजनाओं की ओर लोगों का रुझान कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब हमारा टैक्स ही नहीं पड़ रहा है। भाई फ़र्क पड़ने वाला है। आपको मेरा ये व्यक्तिगत विश्लेषण है कि टैक्स इसका फ़र्क पड़ने वाला है और पूरे भारत में पड़ने वाला है। हमारे आने वाले 15-20 साल 30 साल के बाद आपको बड़ी भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है।
क्यों मिल सकती है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भारत देश है वो बचत के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि भारत के लोग, चाहे वो ग्रामीण लोग हों, कस्बे के लोग हों, छोटे शहर के लोग हों, बड़े शहर के लोग हैं, सभी लोग बचत में विश्वास करते हैं। और अगर बचत योजनाओं को प्रोत्साहित नहीं किया गया तो एक दिन क्या होगा? आप देखिए, जब आप अपना टर्नियर पूरा कर चुके होंगे जॉब का, उस समय आपके हाथ में क्या होगा? जब आप 50 साल, 60 साल, 65 साल के होंगे, पहले आपके हाथ में पेंशन थी, वो अब रही नहीं। इवन आर्मी के जवानों तक में स्कीम खत्म हो गई है और कहीं कोई पेंशन स्कीम अब नहीं बची है। अगर आपने बचत पर भी ध्यान नहीं दिया तो 50-60 साल बाद आपके पास अपना क्या होगा? आप बताइए, बुढ़ापे का सहारा आपका क्या होगा? अभी आप लोग जॉब करते हैं तो आप पीपीएफ, पीएफ, आरडी, एफडी, एनएससी, इस तरीके की तमाम योजनाओं में पैसा लगाते हैं। और नए दौर में आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, और इस तरीके की आप समझिए कई स्कीमों में आप पैसा लगा रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं मिलके आपको आफ्टर रिटायरमेंट एक अच्छा हेल्दी अमाउंट देती थी। तो जो नई स्कीम है ना, जो ड्रॉबैक मुझे इसमें दिख रहा है कि इससे लोग जो है ना मतलब प्रोत्साहित नहीं होंगे बचत योजनाओं की ओर। और जो खासकर इस समय यूथ है, आप ये समझिए कि पिछले साल 8-8.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, उसमें से 1-1.5 करोड़ लोगों ने कुल टैक्स पे किया था, और उसमें से भी सिर्फ 2% लोगों ने नई कर व्यवस्था का लाभ लिया था लास्ट ईयर। तो सरकार के लिए बड़ा सेटबैक था, सरकार को लगा कि नए लोग इससे जुड़ नहीं रहे। तो इस बार जो नई कर व्यवस्था आई है उसमें इतना बड़ा अंतर किया गया, सीधे 7 लाख तक कर छूट का। अब जो नई युवा पीढ़ी है भाई, इस समय जो जॉब कर रही है ना, मल्टीनेशनल्स में अच्छे पैकेज ले रही है, बड़े पैकेज, 1-2 लाख की सैलरी कम से कम शुरू हो रही है, तो उन लोगों का बचत की ओर तो वैसे ही रुझान नहीं होता है। तो वो लोग बचत कर रहे थे इसलिए कि उनको टैक्स में छूट मिल जाती है। अब जब टैक्स में छूट खत्म होगी तो बचत क्यों करेंगे? बचत नहीं करेंगे। वो क्या होगा कि अगर आपकी 1 लाख रुपए सपोज सैलरी है, तो आप मानिए कि बड़े शहर में अगर बच्चे रह रहे हैं तो 25-30-35 हज़ार रुपये उनके महीने में रहने और खाने में खर्च हो जाएंगे। तो बचेगा जो 60-70 हज़ार रुपये, वो आदमी फिर दिल खोल के बाजार में खर्च करेगा। आप महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगा खाना खाएंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छा घर लेंगे, लगातार गाड़ी बदलेंगे, तो ये जो आप कमाएंगे उतना ही आप खर्च करेंगे, तो सारा पैसा मार्केट में रोटेट होगा। मुझे लगता है कि इसका अल्टीमेटली सरकार को ऐसा लगता है जीडीपी में इसका बड़ा असर पड़ेगा। कुछ समय के बाद हमको लगता है 2-4 सालों में ऐसा लगेगा जीडीपी बहुत बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि उस पर्टिकुलर बंदे का भविष्य क्या होगा जो जॉब कर रहा है, जो रेगुलर कमा रहा है आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि सरकार के पास अब कोई ऐसे स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। इन सबको हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी फंड्स कहा जाता था, वो सब धीरे-धीरे डिमोरलाइज होंगे और लोग इसमें इन्वेस्ट करना कम करेंगे। तो जो हमारा भविष्य है, जिसकी मैं बात आपको शुरू में कर रहा था, आफ्टर रिटायरमेंट बहुत अंधकारमय होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार को इतना अच्छा बजट देने के बाद इस ओर जरूर सोचना चाहिए कि हम लोग बचत योजनाओं को कैसे प्रोत्साहित करें। एक बचत योजना इन्होंने दी है इस बार सरकार ने, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे कि जो आपको मैंने बताया था कि महिला सम्मान सेविंग पत्र जो दिया है 2 लाख रुपए का, जिसका 7.5% इंटरेस्ट देंगे। तो इसी तरह से पीपीएफ है, पीएफ है, म्यूचुअल फंड हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बने जिससे आप लोग सेविंग करते रहें। और मैं जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना के बाद भारत सरकार ने पूरे विश्व में ये स्थापित करके दिखाया कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे सकते हैं, लेकिन क्या वो खाना आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए है जो टैक्स पे करते हैं? नहीं है। क्या सरकार हमें ऐसी कोई गारंटी नहीं जिंदगी भर खाना दे सकती है किसी को? तो भाई अपना इंतजाम खुद कर लो, अपने रिटायरमेंट के बाद की व्यवस्था देख लो, अपनी सेविंग कर लो, क्योंकि आपके बच्चों को जब पढ़ाई के लिए, सेटलमेंट के लिए मोटे पैसे की जरूरत होगी तो आपका खर्च किया हुआ पैसा काम नहीं आएगा, यही सेविंग काम आएंगी जिस ओर से आपका रुझान कम हो रहा है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, अच्छा बजट है, टैक्स में बहुत राहत है, कल्याणकारी योजनाएं भी बहुत शुरू हुई हैं, लेकिन बचत योजनाओं को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था उस ओर एक झटका जरूर लगा है। लेकिन आप लोगों को
अपनी बचत योजनाओं को कंटिन्यू करना है, चाहे वो LIC हो, PPF हो, PF हो, और आपकी नेशनल जो पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की वो हो, और अपना आप मेडिकल इंश्योरेंस तो जरूर लीजिएगा क्योंकि उसका भी कोई विकल्प नहीं है अभी, तो उस ओर आप बिल्कुल इस वजह से मत छोड़िएगा कि भाई आप टैक्स में छूट नहीं मिलनी है। ठीक है, तो यही मेरा निवेदन है इस बजट में। भविष्य को देखते हुए बचत पर बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक जानकारी के साथ। नमस्कार।